सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम भाषा पर थोड़ा बहुत जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में इसे इस तरह से कह सकते हैं कि जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित या मौखिक रूप से दूसरों को समझा सकें या दूसरे के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। इसे और सरल बनाने के लिए एक लाइन में अगर कहा जाए तो सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। आप जानते होंगे आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने या समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, इशारों का सहारा लेते थे। लेकिन संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन होता था। आप भी कई ऐसे खेल खेलते होंगे जिसमें इशारे के द्वारा कोई बात कही जाती होगी या समझाई जाती होगी, तो उस समय आपको भी बहुत समझाने में बहुत कठिनाई होती होगी। इसी प्रकार आदि मानवों को भी समस्या आती होगी और ऐसा ही होता था। इस असुविधा से बचने के लिए आदि मानवों ने अपने मुख से जो ध्वनि निकली, जो साउंड निकला, उन ध्वनियों को मिला करके उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया, उनको शब्द बनाना शुरू कर दिया और उन्हीं शब्दों के मेल से फिर भाषा का निर्माण हुआ। वैसे भाषा के संबंध में अगर बात करें तो भाषा जो शब्द है वह संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र जो होते हैं वो उनकी बात को समझते हैं सुनकर। माता पिता भी जो है बोलकर अपने बच्चे को समझाते हैं और बच्चे जो है उनकी बात को समझते हैं। बच्चा भी माता पिता से बोलता है, अपने मन के भावों को प्रकट करता है और माता पिता उसकी बातों को सुनकर समझते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं। अध्यापक उसे पढ़कर उसका मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों के मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए ही इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सभी प्राणियों में पशु पक्षियों की जो बोलियां हैं, जो उनकी ध्वनियां हैं, उनको भाषा नहीं कहा जा सकता। तो इसके द्वारा, भाषा के द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। वैसे भाषा की परिभाषा देना एक बड़ा ही जटिल कार्य है, फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषाएं दी हैं, किंतु ये सारी परिभाषाएं जो हैं पूरी तरह से पूर्ण नहीं हैं। हर किसी में कुछ न कुछ कमियां हैं, त्रुटियां हैं। तो इस तरह से भाषा की परिभाषा को बताने हेतु आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने एक परिभाषा बनाई। उनके अनुसार उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। यहां तीन बातें विचारणीय हैं कि इस परिभाषा में तीन चीजें हैं। पहली कि भाषा ध्वनि संकेत है, दूसरी कि वह यादृच्छिक है यानी कि स्वतंत्र है, तीसरी बात है कि वह रूढ़ है। तो अब इसको देख लेते हैं, ध्वनि संकेत वगैरह को। इस सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं, ऐसा तो बताया गया ऊपर। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए,
मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। रेलगाड़ी का जो गार्ड है हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है या गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठीक समझ भी नहीं पाते और न इनसे विचार ही सही सही व्यक्त हो पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भाषा है उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए या वो स्पष्ट होना चाहिए। अब रेलगाड़ी का ही उदाहरण दिया गया, अगर रेलगाड़ी का जो गार्ड है वो हरी झंडी दिखाता है तो इसका अर्थ सब लोग समझ जाते हैं कि गाड़ी खुलने वाली है। लेकिन अगर कोई आदमी खेत में काम कर रहा है और वह हरा झंडी दिखाए तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसी तरह से दूसरी बात कही गई है इस परिभाषा में कि भाषा जो है वो यादृच्छिक संकेत है। यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता। बिल्ली, कौवा, घोड़ा, इन सब को क्यों पुकारा जाता है यह बताना बड़ा कठिन काम है, बहुत ही जटिल है। इनकी ध्वनियों को समाज ने बस स्वीकार कर लिया है और इस स्वीकृति के पीछे कोई तर्क नहीं है। तीसरी बात कही गई है कि भाषा के ध्वनि संकेत जो होते हैं वो रूढ़ होते हैं। परंपरा या युगों से इनके प्रयोग होते आए हैं। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग अनंत काल से करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं इसका कोई कारण नहीं है। ये प्रयोग तर्कहीन है। तो इस तरह से प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। हमारी जो भाषा है राष्ट्रभाषा, हालांकि हमारे देश में अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन अधिकतर बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा माना जा सकता है। तो हमारी राष्ट्रभाषा एक तरह से हिंदी है, जिसे राजभाषा ही कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, चीनी, जर्मन, स्पेनिश, रसियन, मलयालम, पंजाबी, तमाम भाषाएं हैं। तो हिंदी के संबंध में कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण दिए हैं, बताए हैं कि भाषा आखिर किसे कहा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला नाम जो है श्याम सुंदर दास जी के अनुसार हम देखते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे हम भाषा कहते हैं। इसी तरह से डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी हैं, उन्होंने कहा कि जिन ध्वनि संकेतों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। जैसे इसमें पता चलता है कि भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है। भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और बाह्य कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं, मतलब दूसरों से भिन्न होते हैं। तो हम देखते हैं कि भाषा को हम एक संप्रेषण के रूप में भी देखते हैं। संप्रेषण का मतलब होता है प्रेषित करना। संप्रेषण एक व्यापक शब्द है। संप्रेषण के अनेक रूप हो सकते हैं। कुछ लोग इशारों से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं, पर इशारे जो होते हैं, जो संकेत होते हैं, वो भाषा नहीं है। भाषा भी संप्रेषण का एक रूप है। भाषा के संप्रेषण में दो लोगों का होना जरूरी होता है। संप्रेषण मतलब
एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्रिया। एक अपनी बात को व्यक्त करने वाला होता है, दूसरी उसकी बात को ग्रहण करने वाला होता है। जो भी बात इन दोनों के बीच में संप्रेषित की जाती है उसे संदेश कहते हैं। भाषा में यही कार्य वक्ता और श्रोता द्वारा किया जाता है। तो संदेश को व्यक्त करने के लिए वक्ता किसी न किसी कोड का सहारा लेता है। कोई इशारों से तो कोई ताली बजाकर अपनी बात कहता है। इस तरह इशारे करना या ताली बजाना एक प्रकार का क्या है? कोड है। वक्ता और श्रोता के बीच भाषा भी कोड का कार्य करती है। भाषा में यह कोड दो तरह के हो सकते हैं। यदि वक्ता बोलकर अपनी बात संप्रेषित करता है तो वह उच्चरित या मौखिक भाषा कोड का सहारा लेना होता है, और यदि लिखकर अपनी बात संप्रेषित करना चाहता है तो उसे लिखित भाषा का सहारा लेना होता है। तो संप्रेषण के अंतर्गत वक्ता और श्रोता की भूमिकाएं बदलती रहती हैं। अब कैसे बदलती हैं? जब पहला व्यक्ति अपनी बात संप्रेषित करता है तब वह वक्ता की भूमिका निभाता है, और दूसरा श्रोता की, तथा दूसरा श्रोता जब अपनी बात कहता है तब वह वक्ता बन जाता है, और पहला वक्ता जो होता है वो श्रोता की भूमिका में आ जाता है। कुल मिलाकर यह स्थिति बनती है कि पहला वक्ता किसी संदेश को कोड में बदल देता है तो उसे कोडीकरण करता है, तथा श्रोता उस संदेश को ग्रहण कर कोड से उसके अर्थ तक पहुंचता है तो उस कोड का वह विकोडीकरण करता है। तो इस तरह से वक्ता और श्रोता के बीच कोडीकरण तथा विकोडीकरण की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। ठीक है, यहां इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वक्ता और श्रोता के बीच में जिस कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे दोनों परिचित हों। अगर परिचित नहीं होंगे तो दोनों के बीच में संप्रेषण नहीं हो सकता। इसी तरह से जो मनुष्य हैं या मनुष्य से इतर जो अन्य जीव जंतु हैं उनके बीच भी कुछ संप्रेषण तो होता ही होगा। जानवर आपस में कैसे बातचीत करते होंगे। संप्रेषण अथवा विचारों का आदान प्रदान केवल मनुष्यों के बीच में नहीं होता है, मानवेतर प्राणियों के बीच में भी होता है। कुत्ते, बंदर तरह तरह की आवाजें निकालकर दूसरे कुत्ते और बंदरों तक अपनी बात पहुंचा देते हैं, संप्रेषित कर देते हैं। मधुमक्खियां तरह तरह के नृत्य करके दूसरी मधुमक्खियों तक अपनी बात पहुंचा देती हैं, संप्रेषित कर देती हैं। परंतु मानवेतर संप्रेषण को भाषा नहीं कहा जा सकता। भले ही पशु पक्षी जो है तरह तरह की ध्वनियां उच्चारित कर संप्रेषित करते हों, लेकिन उन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः भाषा का संबंध केवल मनुष्य मात्र से है। भाषा का संबंध मानव के मुख से जो उच्चरित ध्वनियां हैं उसके साथ है, या कह सकते हैं कि भाषा मानव मुख से उच्चारित होती है। तो यह जो भाषा है वो एक प्रतीक व्यवस्था के रूप में भी दिखाई देती है कि हम भाषा में कैसे प्रतीकात्मक रूप से चीजों को कहते हैं। तो यह तो ठीक है कि भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है, पर उच्चारण के अंतर्गत मनुष्य तरह तरह की ध्वनियों के मेल से बने शब्दों का उच्चारण करता है। इन शब्दों से वाक्य बनाता है और वाक्यों के प्रयोग से वह वार्तालाप करता है। एक और भाषा के इन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है, दूसरी ओर ये किसी न किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो किताब शब्द का हिंदी में एक अर्थ है जिससे प्रत्येक हिंदी भाषा भाषी परिचित है। दूसरी ओर यह शब्द किसी वस्तु यानी किताब की ओर भी संकेत करता है। यदि हम किसी से कहते हैं एक किताब लेकर आओ, तो वह व्यक्ति किताब शब्द को सुनकर उसके अर्थ तक पहुंचता है और फिर किताब को ही लेकर आता है, किसी अन्य वस्तु को नहीं।
कहने का मतलब यह है कि शब्द अपने में वस्तु नहीं होता, बल्कि किसी वस्तु को अभिव्यक्त करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसी बात को इस तरह से जाना जा सकता है कि शब्द तो किसी वस्तु का जो होता है वो प्रतीक होता है। प्रतीक जिस अर्थ तथा वस्तु की ओर संकेत करता है, वस्तुतः वह संसार में सबके लिए समान होते हैं। अंतर केवल प्रतीक के स्तर पर ही होता है। कोई उसे बुक कहता है, कोई पुस्तक कहता है, कोई उसे किताब कहता है। इस तरह प्रत्येक प्रतीक की प्रकृति जो होती है त्रिरेखी होती है, 3 डायमेंशनल होती है। एक ओर वह वस्तु की ओर संकेत करता है, दूसरी ओर उसके अर्थ की ओर। वस्तुतः प्रतीक वह है जो किसी समाज या समूह द्वारा किसी अन्य वस्तु, गुण अथवा विशेषता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के रूप में घोड़ा क्या है? एक वस्तु है, पशु है। इसके लिए जो हिंदी में ध्वन्यात्मक प्रतीक है वह घोड़ा है। इसी घोड़े के लिए संस्कृत में अश्व कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे हॉर्स कहा जाता है तथा पोलिश भाषा में उसे कोनी कहा जाता है, मलयालम में उसे कुदिरा कहा जाता है। दूसरी ओर इन सभी भाषा भाषियों के लिए घोड़ा पशु है और उसका अर्थ समान है हर जगह। इसी तरह लाल बत्ती संसार में सभी के लिए रुकने का तथा हरी बत्ती सबके लिए चलने का प्रतीक है। अतः ध्यान रखना चाहिए कि भाषा का प्रत्येक शब्द किसी न किसी वस्तु का प्रतीक होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा में अर्थ ही कथ्य होता है तथा प्रतीक अभिव्यक्ति होता है। अतः भाषा कथ्य और अभिव्यक्ति का समन्वित रूप है। प्रतीकों के संबंध में एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि वस्तु के लिए प्रतीक का निर्धारण ईश्वर की इच्छा से न होकर मनुष्य की इच्छा द्वारा होता है। किसी व्यक्ति ने हिंदी में एक वस्तु को कुर्सी और दूसरी वस्तु को मेज कह दिया और उसी को समस्त भाषा भाषियों ने यदि स्वीकार कर लिया तो कुर्सी और मेज शब्द जो है उन वस्तुओं के लिए प्रयोग में आने लगे। अतः वस्तुओं के लिए प्रतीकों का निर्धारण इच्छा से दिया गया नाम होता है। इस प्रकार प्रतीक का निर्धारण व्यक्ति द्वारा होता है और उसे स्वीकृति जो होती है वो समाज द्वारा दी जाती है। इसलिए भाषा का संबंध एक ओर व्यक्ति से होता है तो दूसरी ओर समाज से। अतः भाषा केवल ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। तो आइए देखते हैं कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कैसे है। तो ऊपर जो हमने अभी बताया उस विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भाषा क्या है? एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। व्यवस्था से तात्पर्य है नियम व्यवस्था। जहां भी कोई व्यवस्था होती है वहां कुछ नियम होते हैं। नियम यह तय करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। भाषा के किसी भी स्तर पर ध्वनि, शब्द, पद, पदबंध, वाक्य आदि देखें तो सभी जगह आपको यह व्यवस्थित दिखाई देगी। कौन कौन सी ध्वनियां किस अनुक्रम में मिलाकर शब्द बनाएंगी और किस अनुक्रम से बनी रचना शब्द नहीं कहलाएगी, यह बात उस भाषा की ध्वनि संरचना के नियमों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए हम हिंदी के कुछ अनुक्रमों पे ध्यान दें तो जैसे देख लीजिए आप, कमल में क म ल है तो इसका एक अर्थ निकलता है कमल। उसी तरह से कलम है,
ये 3 शब्द हैं, क म ल। तो कमल हो गया, इसी अक्षर से कलम बन गया। लेकिन हम क्रम बदल देते हैं उन अक्षरों का, तो हम कह देते हैं मकल, हम कह देते हैं लकम, तो ये शब्द नहीं बन पाता है। तो इन अनुक्रमों में समान व्यंजन एवं स्वर ध्वनियों से बनाए गए हैं, किंतु सार्थक होने के कारण कमल तथा कलम तो हिंदी के शब्द हैं, पर निरर्थक होने के कारण, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं निकलने के कारण, मकल तथा लकम हिंदी के शब्द नहीं। अतः ध्यान रखिए, हर भाषा में कुछ नियम होते हैं। ये नियम ही उस भाषा की संरचना को संचालित या नियंत्रित करते हैं। इसलिए भाषा को नियम संचालित व्यवस्था भी कहा जाता है। भाषा का जो आखिर उद्देश्य क्या है? तो भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान। भाषा के प्रकार जो होते हैं वो एक तरह से व्याकरण में कहा गया है कि भाषा के 3 रूप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। जैसे स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, या किसी प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किया और श्रोताओं ने सुनकर उसका आनंद उठाया, तो यहाँ पे जिस भाषा को प्रस्तुत किया गया वह मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है और श्रोता सुनकर उनकी बात को समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो इस तरह से लिखित भाषा दूसरा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई छात्र है, वो छात्रावास में रहता है, उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता या अपनी जरूरतों की जानकारी दी। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, वे सब सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। हम देखें कि चौराहे पर कई बार यातायात का एक सिपाही खड़ा होता है और यातायात को, ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। कोई मुक बधिर, जो ब्रेल लिपि वाली बात आती है, जो बोल नहीं सकते लोग, वो भी इशारों से अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं और उनकी आपस में बातचीत होती है। भाषा की प्रकृति कैसी होती है? तो भाषा नदी की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति होती है, उसके आंतरिक गुण होते हैं, अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। यह परंपरागत भी है और अर्जित भी है। जीवंत भाषा जो होती है वह बहता हुआ नीर की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है। भाषा के जो 2 रूप होते हैं ऊपर बताया गया है कि कथित और लिखित। तो हम इसका प्रयोग कभी कथन के द्वारा, कभी बोलकर, कभी लिखकर करते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बटी हुई है। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से,
शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं, इस तरह वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियां ही भाषा के अंग हैं। व्याकरण में इन्हीं अंग प्रत्यंगों का अध्ययन होता है। भाषा के विविध रूप भी होते हैं, बोलियां, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा, साहित्यिक भाषा, ऐसी तमाम उसके रूप होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।